पहला सुबह में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, संदीप वागले, अमरीश बलिका, नितिन मुरारका और किरण जाधव। अब कुछ ऐसे स्टॉक जहां पर बड़ा एक्शन दिखने वाला है। डॉक्टर रेड्डीज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। कल जिस तरह से तेजी से गिरा, रिपोर्ट्स बड़ी इंटरेस्टिंग आई है। यहाँ सीएलएसए ने अपना टारगेट 3620 का रखा हुआ है, जेफरीज 2350 का कह रहा है। अब इसमें बात दो है, जो दुआड़ा प्लांट है जिसके ऊपर ये ऑब्जर्वेशन आया डेटा इंटीग्रिटी के इश्यू, तो कुछ ब्रोकरेज तो ये मान रहे कि ये बहुत ही खराब है। डेटा इंटीग्रिटी मतलब एक तो भाई आपने ना सिग्नल देखा नहीं, गलती हो गई, सिग्नल क्रॉस कर दिया, और दूसरा ये कि आपने सिग्नल देख के जानबूझ के तोड़ा। तो डेटा इंटीग्रिटी मतलब जानबूझ के की जाने वाली गलती, वो वाला मामला है। अब एडीआर 5% का, हाँ 5-6% एडीआर गिरा है। तो अभी एक और दिक्कत हेमंत जी बता रहे हैं साहब ब्रोकरेज की, श्रीकाकुलम इनका दूसरा प्लांट है जहां ये मामला इंस्पेक्शन चल रहा है यूएसएफडी का। अगर वो जो फंस गया तो फिर तो डॉक्टर रेड्डीज गया, ये डीवीज जैसा हाल हो जाएगा इसका। तो अब नितिन से पूछते हैं, नितिन वायदा कारोबार में क्या यहां से भी और गिरेगा ये शेयर, शॉर्ट करना चाहिए? देखिए जी, गिरना चाहिए क्योंकि डेटा सारे के सारे नेगेटिव हैं। ओपन इंटरेस्ट तो ऐड हो रहा है, इसके साथ साथ अगर आप रोल ओवर से देखेंगे जो फरवरी से मार्च सीरीज में आई थी, उसमें भी ये क्लियरली था कि इसमें शॉर्ट रोल ओवर्स हुए हैं। लास्ट वीक भी डिस्कशन में ये स्टॉक आया था जिसमें हम लोगों ने हाईलाइट किया था कि शॉर्ट रोल ओवर है। इनफैक्ट कल के दिन में काफी ज्यादा कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। वो कॉल आप देखेंगे तो ऊपर करीब 27, 28, 29 हर जगह जो भी प्रीमियम्स थे उसमें कॉल राइटिंग काफी हुई है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अभी इमीडिएट देखिएगा तो 2800 के आसपास है। अभी लग रहा है कि ये डाउन साइड कंटिन्यू होनी चाहिए क्योंकि शॉर्ट रोल ओवर्स भी हैं, इस लेवल पे भी शॉर्टिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि ये 2500 से लेके 2450 की तरफ नीचे मूव कर जाना चाहिए। अगर भाव आपको ये 2500 के आसपास, 2600 के आसपास भी मिलता है तो शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए। टारगेट करीब 2450 के आसपास के होंगे। ओके, चलिए, तो डॉक्टर रेड्डीज के लिए ये रहा है। लेकिन डीवीज, अमरीश कैसे देखते हैं आप इसे? कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं एक ही राहत की बात हो सकती है, और वो ये कि इन कंपनियों के पास कैश है, बाय बैक कर लें, स्पेशल डिविडेंड्स दे लें, यही एक ट्रिगर हो सकता है। वरना खबरें तो इनके लिए बहुत खराब आ रही हैं। कल 20% घुसा है ये शेयर। अब क्या करना चाहिए, खरीदेंगे या दूर रहेंगे? मैं तो बोलूंगा शायद फार्मा ओवरऑल शायद एक कॉन्ट्रा कॉल हो सकता है। ओके, बिकॉज इन प्लेन लैंग्वेज इफ ऐसे इट वाज एन एटीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रा कॉल, ठीक है वो हम भी मानते हैं, लेकिन फिर उस कॉन्ट्रा कॉल में डीवीज और डॉक्टर भी है क्या खरीदारी के लिए? हो सकता है इतनी गिरावट। या आई थिंक आई जस्ट टेल यू द रीजन। जो अभी तक एटीट्यूड था शायद चलता है, वो एटीट्यूड था, बट व्हेन योर सर्वाइवल बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क। नहीं, ये डीवीज के लिए कह सकते हैं आप, डॉक्टर के लिए कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर में तो ये 2015 से ये प्रॉब्लम चल रही है, फिर रिपीट हो रही है। सेकंड थर्ड बार हुआ है एंड वी हैव हैड द स्टॉक फॉलिंग फ्रॉम अबाउट 4000 ऑड लेवल्स टू अबाउट 2600। ठीक बात है, बट देन जो क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ दिस इफ सर्वाइवल इज एट स्टेक, क्लियरली ऑल दीज कंपनीज विल फॉल इन लाइन। ये हम लोग ने दूसरे सेक्टर्स में भी देखा है। आई मीन आवर सेक्टर इटसेल्फ, स्टॉक ब्रोकिंग में, आई मीन व्हाट वाज द इश्यू? आई मीन लाइक द वे वी यूज्ड टू डील अबाउट 15 years बैक, एंड टुडे वी हैव फॉलन इन प्लेस, कंप्लायंस हाई है। सो आई थिंक सिमिलर लाइक द सॉर्ट ऑफ थिंग विल हैपन इन द फार्मा स्पेस। शायद टाइम लगेगा और एक 3-4 क्वार्टर लग सकता है, पर मुझे लग रहा है कि वन कैन टेक अ कॉन्ट्रा कॉल एट दीज लेवल्स, बट श्योरली नॉट बाय ऑल योर क्वांटिटी एट दिस प्राइस। जो क्वांटिटी लेना है उसका शायद 20-25% इस लेवल पे ले सकते हैं। ओके, खरीदने, लेकिन रुक कर धीमे धीमे, ये राय है इस वक्त। अमरीश की तो गिरावट में घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा खरीदने का मौका। रुपया कमजोर खुला है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। डॉलर इंडेक्स नीचे, फिर भी हमारी करेंसी कमजोर हुई है, अच्छी बात है। कितना? 27 पैसा कमजोरी भी अच्छी हुई है, लगभग 0.5% के आसपास की कमजोरी होती हुई। घूमने जाना है तो कल ही कर लीजिए। पिछले 2 दिन सब 63, 35, 40 अच्छे लेवल थे, बट एनीवे कोई खास बात नहीं। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे रहेगा तो आगे पीछे फिर से थोड़ा आ जाएगा। लेकिन हाँ, वन साइडेड तेजी हुई रुपए में, तो थोड़ी तो प्रॉफिट बुकिंग रुपए में भी ग्लोबल मार्केट की चिंताओं के चलते। और जनरली ये है कि जब ये, मेरे ख्याल से ये जो रुपया कमजोर हुआ है, तो उसका रीजन ये नॉर्थ कोरिया वाला होना चाहिए, थोड़ी देर पहले बता रहे थे। तो करेंसी मार्केट में कमजोरी, फिर ऐसी सिचुएशन होती है डॉलर
थोड़ा मजबूत हो जाता है। सही बात है, हो सकता है एक रीजन है। और देखिए जापान का बाजार सबसे ज्यादा घबराया हुआ, वहां पर जो नॉर्थ कोरिया में मिसाइल दागने की बात की जा रही है, अमरीश भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, उनके पड़ोस में ही है ना। हाँ पिछली बार तो उन्होंने कहा था कि हमने भेजी कहीं और थी, इधर चली गई उधर, तो बड़ी दिक्कत की बात है वहां पे। चलिए तो इस पर नजर रहेगी। लेकिन अनिल, अब सब ये जानना चाहते हैं शंकरा बिल्ड प्रोब में क्या निवेश करना चाहिए या नहीं। देखिए डीमार्ट की बात तो हमने की, लोगों का पैसा बना, ये है 345 करोड़ रुपए का आईपीओ। और कल एंकर इन्वेस्टर्स में जो नाम थे वो बहुत ही उम्दा नाम थे, फ्रैंकलिन, डीएसपी, ब्लैक रॉक, एसबीआई, सब बढ़िया नाम, आईसीआईसीआई प्रू, सबने लिया है और प्राइस बैंड के ऊपरी हिस्से में जाकर लिया है। निवेश कर लेना चाहिए ना। 460 का भाव में उन लोगों ने खरीदा है, 440 और 460 प्राइस बैंड है, तो प्राइस बैंड के ऊपरी हिस्से में अगर इतने बढ़िया फंड्स आकर एंकर में पैसा लगा रहे हैं तो अच्छा रिटर्न देगा। लिस्टिंग गेन होंगे, हाँ लिस्टिंग गेन के हिसाब से लेना चाहिए। अगर खराब बाजार रहा तो 550 में बिकेगा और अच्छा बाजार रहा तो 600 के आसपास भी बिक सकता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे तो एक सिंपल लॉजिक समझ में आता है। आईपीओ में पैसा लगाने का फंडा क्या है, अगर कंपनी ठीक है, मैनेजमेंट बुरा नहीं है और लिस्टिंग पर पैसा बनने का मौका नजर आता है, और लिस्टिंग में अगर आपको ये श्योरिटी हो कि समझो बाजार 5% करेक्ट कर जाए अगले 5-7 दिनों में, क्या उसके बाद भी लिस्टिंग पर ये स्टॉक नीचे लिस्ट होगा या नहीं, अगर इसका जवाब नहीं कि नहीं नीचे लिस्ट नहीं होगा तो फिर उस आईपीओ में पैसा लगा लेना चाहिए। तो आज से खराब माहौल तो बाजार के लिए इतने दिनों में, पिछले कुछ दिनों में दिखा नहीं, और अगर 2-3%, 4% बाजार करेक्ट हो जाए तब भी ये शेयर आपको लिस्टिंग पर ऊपर दिखेगा। तो उस लिहाज से ये बाजार का टेस्ट पार कर लेता है, कंपनी के फंडामेंटल और प्रोमोटर्स के बैकग्राउंड का टेस्ट पार कर लेता है। 440 की प्राइस आकर्षक है, तो मुझे लगता है पैसा बनेगा, तो यहाँ पैसा लगाना चाहिए। और सीएल एजुकेट जो आज बंद हो रहा है अवॉइड करना, उसे छोड़ दीजिए, बिल्कुल उसमें मत लगाइए, शंकरा में पैसा लगाइए। बिल्कुल। चलिए कुछ और स्टॉक्स है जो प्री ओपनिंग ट्रेड्स में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जैकॉब 7.5% ऊपर, कल हमने देखा था रियल एस्टेट कंपनियों में एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है, आज सूडो रियल्टी कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। और जिन कंपनियों के पास लैंड बैंक, अच्छा नीरज 2020 बता रहे थे, जिनके पास लैंड बैंक है, जिन्होंने बुकिंग्स ली नहीं है, जिनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, तो उनके लिए तो जो रेरा है वो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा रेरा आप किस तरह से देख रहे हैं? महाराष्ट्र पहला राज्य है और कल सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले जानकारी दी कि अब रेरा महाराष्ट्र में लागू हो रहा है और रियल एस्टेट शेयरों में, मुंबई के रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। अच्छा है एस्टेट कंपनियों के लिए, और जो छोटे छोटे जो ज्वेलर्स टर्न्ड बिल्डर बने थे या फिर और लोग बने थे, आज ज्वेलरी कंपनी वाला बिल्डर बन गया था, हर दूसरा आदमी बिल्डर तो बनाने लगे थे। हर एक ग्रेजुएट है ना, लोग शायद निकल जाएंगे मार्केट से ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आई डोंट थिंक दे कैन कंप्लाई विद रेरा, एंड दिस इज ऑल्सो गुड फॉर कस्टमर्स जिन लोग अभी तक शायद वेट कर रहे थे टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, उन लोग भी शायद आगे आ सकते हैं। और मारपीट के ये कंपनियां फिर को इधर उधर डाइवर्ट नहीं कर पाएंगी। Absolutely. I think because of which people did not want to invest in real estate company. No, real estate itself, property जो under construction है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो complete होगा कि नहीं। Under RERA, at least you have, that security की complete होगा, यदि होता नहीं है तो these are the provisions. ओके चलिए, इस बीच वागले साहब का स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की तैयारी है क्या? एक्सिस बैंक में कहाँ लगाया सर? ये देखिए खबरें आ गई है कि कोटक महिंद्रा बैंक के साथ विलय की खबरें वापस से गर्म होती है। ये आ रही है कि एमडी और सीईओ का रेजिग्नेशन की जो कल खबरें चल रही थी वो गलत है। दूसरी खबर ये भी है, हाँ, अब जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है उदय कोटक जी ने, तो उस बयान से भी लोग मानकर चल रहे हैं शायद कोटक महिंद्रा बैंक फिर से रेस में है एक्सिस को खरीदने के लिए। कल जिन लोगों ने शॉर्ट किया था उनके लिए बड़ी मुश्किल की बात है, और हम कह रहे थे अगर ये एक्सचेंज पर आ गया, और लोगों ने कल खुद बैंक के मैनेजमेंट को कहा था कि एक क्लैरिफिकेशन तो देखिए दे ही दीजिए, और ये नहीं मालूम था कि प्री ओपनिंग में ही आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो मार्केट खुलने के ठीक पहले एकदम टाइमिंग देखिए, अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट गेम पूरा टाइमिंग का एकदम परफेक्ट टाइम पर है। वागिल साहब स्टॉक लॉस बताओ। नहीं बट ये तो नीचे ही दिखा रहा है। नहीं ये तो प्री ओपनिंग सेशन है, छोड़ो ना, अभी खुलेगा। मेरा तो 9:07 मेरा तो 495 का स्टॉप लॉस तो फिर ठीक है, अभी तो टाइम है। चलिए, तो ये है इस वक्त एक्सिस बैंक को लेकर खबर, खंडन मैनेजमेंट की तरफ से। वक्त स्टॉक 2020 के वो 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जानने का, जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है हमारे दोनों कैप्टन्स की रिकमेंडेशंस के दम पर। आइए देखते हैं अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, और आज के कमजोर बाजार
की ओपनिंग जरूर होगी लेकिन अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, इसीलिए बल्लेबाजों के ऊपर ही दाव लगाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सीबीएसई इस शुक्रवार को बोर्ड बैठक होने वाली है, जहां पर बोर्ड बैठक में पॉजिटिव खबरें आ सकती हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से जुड़ी हुई दोनों ही कंपनियों के ऊपर बोर्ड बैठक में फैसला होगा। साथ ही नजर होनी चाहिए आपके स्पॉट्स पर, गिरावट में 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर जो शेयर लगा रहे हैं वहां पर आपको मौके मिलेंगे खरीदारी करने के। आज के दिन पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल स्पीड ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर है, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। कच्चा तेल जिस तरह से 4 महीने के निचले स्तर पर आया है, टायर कंपनी जेके टायर को फायदा होगा, एविएशन कंपनी स्पाइस जेट को फायदा होगा, पेंट कंपनी शालीमार पेंट को फायदा होगा। तो ये कच्चे तेल में गिरावट का फायदे वाली थीम को चुना है और डिजिटाइजेशन की मुहिम को सरकार और आगे ले जाएगी तो मेगासॉफ्ट जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी कांच पर लगने की बात ईरान से सामने आई है और आप देखिए इसलिए आसाई इंडिया जैसे स्टॉक्स को फ्री हिट का दर्जा दिया है, गोवा कार्बन जैसे स्टॉक्स भी पिंच हिटर का दर्जा दिया है। यहां पर भी अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद में सिलेक्टर्स आज कर रहे हैं। मेरी टीम में नजर डालिए, खरीदारी पे पूरा फोकस है, खबरों फोकस है। टाटा मोटर्स डीवीआर, यहां पे मेरिल लिंच की खरीदारी, मवाना शुगर्स का एक लोन सेटलमेंट हो गया है, डिवीज लैब में तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही है। सेंट गोबेन एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है, उसका फायदा। ग्रीन प्लाई में एसबीआई ने बाइंग करी है, उसका फायदा। एचसीएल इन्फोसिस्टम्स को फायदा क्योंकि आधार अब बहुत सारी चीजों के लिए आईटी रिटर्न के लिए मैंडेटरी हो रहा है। भारत फाइनेंशियल्स में भी खरीदारी करी, यहां पे भी सिटी ग्रुप ने करीब 4.5% स्टेक खरीदा है। डेल्टा कॉप के लिए नई जो कवरेज शुरू की मोतीलाल ओसवाल ने, उसमें 29-36% की अपसाइड दिखाई दे रही है। जय कॉप को रेरा से बड़ा फायदा होगा क्योंकि कोई कमिटमेंट नहीं, सिर्फ लैंड पार्सल है और नीला इंफ्रास्ट्रक्चर को अमरेली में बस टर्मिनल बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही वो है एक्सिस बैंक को लेकर, जो कल अफवाहें चल रही थी कि एक्सिस बैंक की एमडी और सीईओ शिखा शर्मा इस्तीफा देकर बजाज अलायंस में जा सकती है और इस तरह की अलग अलग बातें चल रही थी, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये एक्सिस बैंक ने एक्सचेंजेस को इस वक्त साफ कर दिया है। राय आपसे लूंगा, कल तो शॉर्ट्स बने हैं, आज शॉर्ट कवरिंग होगी, बताएं नितिन, वायदा कारोबार के संकेत क्या कह रहे हैं, खरीदेंगे आप? देखिए जी, एक्सिस बैंक में शॉर्ट पोजीशन तो इनफैक्ट बनी है और इस न्यूज से आपको शॉर्ट कवरिंग भी होती हुई दिखेगी, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी का डेटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है क्योंकि लास्ट 16 ट्रेडिंग सेशन जो इस एक्सपायरी के हुए हैं उसमें से 13 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। एक्सपायरी जब होकर के आई थी तो करीब 27 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट था, अभी करीब करीब आप देखिएगा तो 21 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। यानी इस एक्सपायरी में बैंक निफ्टी में कोई भी ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहे हैं। अगर आप बैंक निफ्टी की ऑप्शंस देखते हैं तो जो वीकली एक्सपायरी कल है इसमें हम लोग 21,300 21,200 में काफी ज्यादा 2-3 दिनों में कॉल राइटिंग हुई है और नीचे पुट राइटिंग हम देख रहे हैं 20,800 20,900 में, तो लग रहा है कि ये रेंज में ट्रेड होनी चाहिए। इस न्यूज के कारण एक्सिस बैंक में जरूर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी लगता है कि थोड़ा रेंज में ट्रेड करेगा और थोड़ा विथ नेगेटिव बायस बैंक निफ्टी में ट्रेड होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, और एक और पॉजिटिव खबर ये भी है कि उदय कोटक ने कल एक इंटरव्यू में ये कहा है कि वो टेक ओवर और हॉस्टाइल टेक ओवर के फेवर में है और पहले रूमर्स ये भी रह चुके हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक का विलय हो सकता है। हालांकि इन रूमर्स का भी खंडन हुआ है, लेकिन जब जब ये इंटरव्यू आते हैं, जब जब बयान आते हैं, तब तब इस शेयर में और तेजी देखने को मिलती है। कोटक महिंद्रा बैंक पर भी एक टेक्निकल चार्ट लेंगे, लेकिन पहले आपको सुना दें उदय कोटक ने क्या खास बात कही। I think the time has come if that some of the players in the team who used to perform at one point of time from the private sector you need to have a new set of players. Let's get a new set of players and make sure that we grow. And I think that's the time has come. And many of us in business have to really say, we have to really move on our side. And I can say as a private sector banker, we are ready to go out there, take some more calculated risks, focus on going out there and lending to help the economy grow, while the public sector banks and others sort themselves out. I mean, that's what we can do. And I would request people in business to go out there and take risks rather than worry what will happen behind the back. Mr. Kotak, will the risk that you just spoke about also take into consideration acquisition and mergers of banks with yourself, sir? Shirian, I can't talk about rumors and speculation. All that I can say is the time has come for us to move forward and be bold. Okay. Okay, and there will be challenges in sectors. I mean, you're seeing telecom sector going through its challenges and moving forward. I mean, that's what we need across the board.
तो समय आ गया है बोल्ड फैसले लेने का, आगे बढ़ने का। उदय कोटक कह रहे हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने का, और इन सब का मतलब बाजार ये निकाल रहा है कल से कि एक्सिस बैंक को के ऊपर नजर है इनकी साफ तौर पर। मेरे को सबसे बढ़िया बात जो लगी ये सुनकर कि इतना एग्रेसिव मैनेजमेंट, जो सामने से कह रहे कि हमें हाथ हमारे बांधे हुए खोल दीजिए, जो हमें जिस तरह से ग्रो करना है करने दीजिए। विदेशों में देखिए वहां पर तो लोग उधार ले लेके बैंक खरीदते हैं। बात है। यही वजह है कि मैं पूरे तमाम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे ज्यादा पसंद कोटक महिंद्रा बैंक को करता हूं, और दुनिया में सबसे महंगे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करने वाले टॉप बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक है। तो लोग मैनेजमेंट की वाले, अब इसके चलते एक्सिस ये वो डील हो ना हो, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक जब मिले सही भाव पे खरीदने का। क्या एक्विजिशंस इन्होंने किए हैं, देखिए आईएनजी वाइश्या को खरीदा, टर्न अराउंड किया, बढ़िया इंटीग्रेट किया, एमसीएक्स में हिस्सेदारी करी, तो एक्विजिशन लेड स्ट्रेटजी इनकी रही है। ये बताइए कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन इसमें क्या खरीदारी करनी चाहिए अगर बाजार कमजोर हो? लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन बेट हो सकता है। हेमन कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी प्राइस में बिल्ट इन हो चुका है। तो मुझे अगर मैं ये लेवल पे कोटक खरीदूंगा शायद नहीं, 830 820 अगर आता है शायद वो नहीं भी आए, लेकिन मुझे लगता है ये सूनर देन लेटर 6 से 12 महीना लीजिए, ये 3-4 डिजिट स्टॉक हो सकता है। 4 डिजिट में आने के लिए तैयार है आराम से, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। ये तो मतलब निफ्टी में अगर मुझे 3-4 स्टॉक चुनने हो तो उनमें से कोटक बैंक पक्का होगा, आईटीसी, कोटक बैंक 100%। मतलब ये तो ऐसे स्टॉक से जो जेम्स हैं एक्चुअली, और अब मौका मिलता है जब भी तो खरीदारी करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और सबसे बड़ी बात जो कई बार मैं कहता हूँ कि कैपिटल मार्केट में अगर तेजी है, उस तेजी का फायदा उठाने के लिए अगर आपको कोई एक स्टॉक हिंदुस्तान में खरीदना हो तो कैपिटल मार्केट की जो समझ कोटक ग्रुप को है वो हिंदुस्तान में शायद किसी को नहीं है, और ये वजह कि ये कैपिटल मार्केट के साथ बीटा प्ले है। बिल्कुल सही। जब कैपिटल मार्केट चलेगा तो कोटक महिंद्रा बैंक ज्यादा चलेगा। हाँ, गिरेगा तब थोड़ा हो सकता है गिरने में आगे रहे, लेकिन अब वो बातें निकल गई, अब गिरने में कम बढ़ने में ज्यादा। तो ये एक बैंक है जिस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। चलिए बाजार के खुलने की तैयारी होती दिख रही है, 9,050 के आसपास खुल रहे हैं, तो वही तो खुल रहे हैं। जो अहम लेवल है 75 अंक नीचे, तो 1% नीचे, लेकिन हाँ सेंसेक्स में उतनी कमजोरी नहीं है, 0.5% की। निफ्टी में कमजोरी ज्यादा है, मिड कैप इंडेक्स 100 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। बैंक निफ्टी और भी ज्यादा कमजोर है, 200 अंक नीचे है बैंक निफ्टी, 20,815 के आसपास खुलने के संकेत दे रहा है, 200 अंकों का नुकसान। तो ये इस वक्त की ओपनिंग आपके लिए दिख रही है। एक बार फटाफट एशियाई बाजारों पर नजर डाल लें, माहौल के साथ थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या सिचुएशन है करेंसी मार्केट की, रुपए की भी। फटाफट ले आइए, सारे प्राइसेस आपके सामने इस वक्त। देखिए एशिया निक्केई है लगभग 2% नीचे, हांगकांग 335 से नीचे, शंघाई 1% नीचे। तो ये तमाम इंडेक्स हैं नीचे इस वक्त कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। और कॉस्पी, स्ट्रेट टाइम्स, ताइवान ये भी 1% तो 1% या इससे ज्यादा ही सब बाजार गिरते हुए दिख रहे हैं, पहली बात। अब आइए करेंसी मार्केट में, रुपए में हमने कमजोरी देखी है, 23 पैसे का नुकसान है, ओके। और डॉलर इंडेक्स 99.85 पे। तो क्या गिर रहे हैं? कल ही के कल्प्रिट आज भी कमजोर है, आइडिया और डॉक्टर रेड्डीज ये दोनों ही 2 से 2.5% नीचे है प्री ओपनिंग सेशन में। हिंडाल्को और टाटा स्टील जो हम कह रहे थे कि मेटल्स गिरेंगे, ये कमजोर है। आईसीआईसी बैंक जैसे दिग्गज से बनेगा दबाव 1.5%, ये कमजोर है। लीवर भी कमजोर। पहले ठीक आपकी स्क्रीन पर आती है, 200 अंक नीचे सेंसेक्स खुलता हुआ दिख रहा है, और लगभग 70 अंकों का नुकसान निफ्टी पर। 9,050 के आसपास शुरुआत होती दिख रही है, 1% के नुकसान के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी 200 अंक नीचे 20,800 के आसपास खुलता हुआ दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी में नुकसान कहीं ज्यादा है। बाजार 9,050 के बेहद करीब खुलता हुआ दिख रहा है। क्या है कमजोर? आइडिया 3.5% कमजोर है आज के सेशन में, डॉक्टर 2.5% कमजोर, हिंडाल्को 2.5% कमजोर, महिंद्रा, भेल, आईसीआईसी बैंक, टाटा स्टील, लंबी लिस्ट है कमजोर शेयरों की आज के सेशन में। टॉप गेनर है, आईटी शेयरों में खरीदारी हो रही है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, ये तीनों ही टॉप गेनर हैं आज, भले थोड़े थोड़े लेकिन हैं हरे निशान में। आइए वायदा कारोबार के शेयर, आइडिया 3.5% की कमजोरी के साथ टॉप लूजर, हिंडाल्को ठीक पीछे, डीवीज में फिर से नुकसान है, और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडिया सीमेंट जैसे शेयर कमजोर। तो कुल मिलाकर कमजोर शुरुआत भारतीय बाजारों की। 20,800 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी यहां पर जाकर रुका है, और निफ्टी 9,040 का लो बना है, लेकिन 9,050 के आसपास
निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेहद कमजोर शुरुआत है मुझे। बिल्कुल, और कुछ मिड कैप्स जो ऐसे कमजोर बाजार में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। स्यूबेक्स जिसकी कल शुक्रवार को बोर्ड बैठक है वो 5% ऊपर है, प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करने पर बोर्ड बैठक होगी। डेल्टा कॉर्प जिसकी बोर्ड बैठक आज है, पूंजी जुटाने पर वो देखिए 4% ऊपर है। आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने इसके ऊपर एक बाय रिपोर्ट भी निकाली है। जैकॉप 2% मजबूती के साथ खुला है, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में नया जो लॉ रियल एस्टेट को लेकर आया है उससे फायदा होगा। सूडो रियल्टी कंपनी का भी, एचसीएल इन्फोसिस्टम्स भी 1% मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत करता हुआ। जिस तरह से नोटबंदी को लेकर सरकार और तेजी से काम काज कर रही है, 3 लाख नहीं अब 2 लाख से ज्यादा नगद लेन देन पर रोक लगेगी, ये खबरें आती हुई इन सबका फायदा मिल रहा है डिजिटाइजेशन से जुड़े हुए शेयरों को। लेकिन आप देखिए और कौन से स्टॉक्स हैं। एक्सिस बैंक मजबूती के साथ आज खुलता हुआ, यहां पर लोगों ने जो शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी ये सोचकर कि शिखा शर्मा छोड़ देंगी, बयान आया, क्लैरिफिकेशन आया प्री ओपनिंग सेशन में, और आप देखिए मजबूती के साथ खुला है। कोटक महिंद्रा बैंक पर भी नजर रखिए, रूमर्स अब यहां पर और गहराते हुए कि कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक का विलय हो जाए तो एक्सिस बैंक को इस खबर का भी फायदा मिलता हुआ आज के दिन नजर आ रहा है। सीएनसी कंस्ट्रक्शन हालांकि ट्रेड टू ट्रेड में है, लेकिन कल भी देखिए 5-7% की तेजी हुई थी, आज भी 5% की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ। खबरों के दम पर देखिए कई शेयर हैं जो ऊपर हैं, लेकिन साफ तौर पर डॉक्टर रेड्डीज जो आप कह रहे थे, अब देखिए दबाव के साथ कारोबार करता हुआ 1.25% नीचे। ब्रोकरेज हाउसेज यहां पर बेहद बेरिश हैं। वो खाड़ ऊपर है, यहां पर वो खाड़ के लिए एक अच्छी खबर आई है कि यूएस एफडीए से एक दवा को मंजूरी मिली है, इसीलिए ये ऊपर कारोबार करता हुआ। इन्फोसिस एचयूएल में तेजी के साथ कारोबार हो। एडलवाइज एक और स्टॉक है जो एक्शन में दिख रहा है, ये स्टॉक आपके सामने लेकर आएंगे हम। बीएससी पर यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, 0.6% हिस्सेदारी बदली है एडलवाइज की, और लगभग 45 लाख शेयरों का कारोबार एडलवाइज में होता हुआ दिख रहा है। तो एक अच्छा ट्रेड एडलवाइज के काउंटर पर होता हुआ दिख रहा है। बता दें आपको कि ये इंटरप्रोमोटर ट्रांसफर नहीं है, ये एक्चुअली खरीदारी होती दिख रही है एडलवाइज के काउंटर पर 136 रुपए के दाम पर। तो ये ट्रेड एक ऐसा है जिस पर आप नजर बनाकर रखें, यहां पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है एडलवाइज के काउंटर पर। इसके अलावा रिलायंस पावर में भी ट्रेड हुआ है, लेकिन रिलायंस पावर में पिछले 3 दिन से लगातार ट्रेड हो रहे हैं। ये ट्रेड फंड्स के नहीं है, ये साफ समझ में आ रहा है। आज भी एक ट्रेड हुआ है 6 करोड़ शेयरों का 47 रुपए 30 पैसे के आसपास, तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फोकस करिएगा एडलवाइज पर, और एडलवाइज पर ही एक राय ले ली जाए। अमरीश, आपके एक्स एम्प्लॉयर भी है ना? तो आप जितनी समझ जानकारी इस कंपनी की होगी, शायद तो रिकमेंड करते हैं आप खरीदारी? इस लेवल पे तो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि आई मीन क्लोजर टू अबाउट 140-142 मैंने मेरे जो ईसॉप से वो भी बेच दिए हैं, क्योंकि आई मीन अगेन वी नीड टू सी दैट इन द लास्ट 1 ईयर हम लोग देखा है कि करीब 70-80 के लेवल से करीब 140 तक आया है। सो आई थिंक द अपसाइड यहाँ से लिमिटेड है, क्योंकि अनलेस दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू अ बैंक, वो शायद जो नेक्स्ट ग्रोथ फेज जो हम लोग बोलते हैं वो शायद देखने को न मिले। अच्छा, अब देखिए अमरीश, आप कह रहे थे डिजिटाइजेशन की बात। भारतीय एयरटेल, हेमंत देखिए अचानक से कुछ हुआ है क्या भारतीय एयरटेल में? बड़ा तेजी से गिरा है, 4% भारतीय एयरटेल गिरने की वजह कोई बहुत बड़ी गिरावट एकदम तेजी से गिरावट हुई है भारतीय तो नहीं रहा है भारतीय एयरटेल में। देखेंगे, कोशिश करते हैं खबर बिल्कुल। आज दरअसल सारे टेलीकॉम स्टॉक्स कमजोर हैं इस समय, तो यही समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज गिरावट या खरीदारी देखने को मिल रही है। डिजिटाइजेशन की बात हो रही थी, आप देखिए एचसीएल इन्फोसिस्टम्स 3% मजबूत है। अगले साहब चार्ट्स पर कैसा लगता है? आज ये स्टॉक 2020 में भी रिकमेंड किया गया था, ऐसे कमजोर बाजार में 3% की तेजी। हेमंत, एक ही डाउट है कि बाजार का सिचुएशन क्या है, अदरवाइज ऑन इट्स ओन मैं ये स्टॉक यही लेवल पे खरीदने की सलाह दूं। स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है अभी, जैसे हम बात कर रहे हैं, जो कि 53, 80, 85 है, और एक 52 का स्टॉप लॉस रखे, 57, 58 का पोजिशनल व्यू बनता है जो कुछ दिनों में आ सकता है। ओके, पोजिशनल व्यू यहाँ पर बनता है इस वक्त। वोकार्ड में भी 5% हिस्सेदारी बदली है, लेकिन ये देखना होगा कि ये वाकई में फंड्स की है या इंटर प्रोमोटर ट्रांसफर है, क्योंकि इतनी बड़ी हिस्सेदारी 738 रुपए में बदली है, और वोकार्ड दूसरा स्टॉक वायदा कारोबार के बैन में भी है, लेकिन एक्शन होता हुआ देखा वोकार्ड में इस वक्त। ये एक बड़ा ट्रेड है, 738 रुपए पर 54 लाख शेयरों का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। वोकार्ड में पोजीशन देख लूं किस तरह की हो रही है, कोई खास नहीं, बन नहीं सकती नई पोजीशन, इसलिए ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन साल के अंत में बड़ी जो ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही है उसे थोड़ा सावधानी से देखें। लेकिन ये बैन का स्टॉक है, कैसे ट्रेड करें नितिन? क्या कोई मौका है तेजी मंदी करने का इसमें? जो साइडवेज मूवमेंट है, 720 के आसपास सपोर्ट है और 760 पे रेसिस्टेंस है।
तो फिलहाल तो साइडवेज मूवमेंट है, बट अगर कैश मार्केट में ट्रेड करना है तो मुझे लगता है बाई साइड ट्रेड करना चाहिए। 720 725 का स्टॉप लॉस होगा और शॉर्ट टर्म टारगेट आपको करीब 760 रुपए तक के मिल सकते हैं। ग्रीन प्लाई के ऊपर भी नजर रखिएगा। यहाँ पर कल एसबीआई के अलग अलग फंड्स में इस शेयर को खरीदा गया है। प्लाईवुड स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ग्रीन प्लाई देखा है अमरीश आपने, क्योंकि ये भी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद इसकी दो कंपनियां बनी, ग्रीन लैम, ग्रीन प्लाई, दोनों लिस्ट हुई, वेल्थ क्रिएट करके दी है स्टॉक ने। मैंने थोड़े कम होते हैं, मैंने इनफैक्ट ट्रैक नहीं किया है स्टॉक, बट देन ये तो बोलूंगा कि दिस सेक्टर ओवरऑल शुड एक्चुअली बेनिफिट बिकॉज ऑफ द फोकस ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग। ओके, so whether you're talking of sanitary ware or whether you're talking of plywood, I think overall ये सब सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे। ठीक बात है। अच्छा प्रदर्शन ग्रीन प्लाई ने दिखाया है। आज भी देखिए 4% ऊपर है एसबीआई के खरीदारी के बाद। कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में मंगलम टिम्बर्स की नाम मुझे याद आ रहा है, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। 52 वीक हाईस के पास आने की कोशिश इन्होंने करी है। तो ये प्लाईवुड सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखाता हुआ। किरण, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर राय दीजिए। ये स्टॉक आज एफएनओ में टॉप गेनर है ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से। 5.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। स्टॉक है 1.5-2% नीचे। सुबह सुबह शॉर्ट्स बनते हुए दिखे इस काउंटर पर महिंद्रा में। यहाँ पर भी हमने कोई ऐसी खराब खबर तो सुनी नहीं, लेकिन कमजोरी होती दिख रही है। क्या कहेंगे आप, शॉर्ट करना चाहिए इसे? बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है सवेरे सवेरे पहले 10 मिनट में, तो बिल्कुल एक शॉर्ट पोजीशन बनती है। थोड़ी सी रिस्क रहेगी। स्टॉप लॉस स्टॉक अभी करीबन 1263 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1280 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो नेक्स्ट सपोर्ट चार्ट पे दिखाई दे रहा है वो करीबन 1240 का है। तो 1240 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। अच्छा, HCL इन्फोसिस्टम्स अब 5.5-6% ऊपर, स्यूबेक्स 7% ऊपर। तो जहां पे अच्छी खबरें हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पीसी ज्वेलर्स इसमें भी देखिए क्या तेजी हो रही है। अब बताइए सर, आप अभी बता रहे थे 2 दिन पहले हमारे रडार पे था इन मॉर्निंग। बिल्कुल, हमने वो क्या कहा था कि इंडो काउंट जैसा है, इसमें मूव दिख रहा है और उसके बाद इसको काफी तेजी से भागा। लेकिन अच्छी बात है कि ये बैन में नहीं आया है। नहीं तो बैन में आ जाए तो शायद कल आ जाएगा। हाँ, पॉसिबल है। इसमें एक 435-50 का स्टॉप लॉस रखे। हमने बात की थी तो 438 था, अभी 441 हो गया। अभी भी मुझे लगता है 447-448 तक ये स्टॉक जा सकता है। 447-448 तक जा सकता है। एफएनओ में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर अब पीसी ज्वेलर्स ही हो गया। ज्वेलरी स्टॉक्स में कुछ तो हो रहा है, काफी अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। अच्छा, पीसी ज्वेलर्स ने 3-4 दिन पहले भी इसी तरह का एक बड़ा मूव दिया था। ओपन इंटरेस्ट भी काफी बढ़ता हुआ नजर आया था। इंडो काउंट में भी तेजी की शुरुआत होती हुई आज नजर आ रही है। अच्छा, एक्सिस बैंक देखिए 1% ऊपर है। 1% ऊपर है, लेकिन वागले साहब के स्टॉक लॉस से 5% नीचे है। वागले साहब कैसे अब मैं वही जानना चाहता हूँ, ऐसा एकदम एग्जैक्ट लेवल वागले साहब कैसे निकालते हैं? आपने कहा 495 के ऊपर ही मजबूत होगा और आज का एफएनओ का हाई है 494 रुपये 95 पैसे। कैसे कर लेते हैं सर, बताइए इतनी सरलता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाब नहीं दे। लेकिन अच्छा, एक मिनट, एक सवाल ये लेना चाहता हूँ वागिल साहब, इस लेवल पर क्या किया जाए एक्सिस बैंक में? नहीं, ये तो मैं मानता हूं कि ये न्यूज के इम्पैक्ट से ये व्यू चेंज करूंगा मैं। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर शॉर्ट करूंगा। अगर मैं शॉर्ट है तो मैं बोलूंगा काटो, और मुझे लगता है वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन मैं तेजी नहीं करूंगा क्योंकि पैटर्न बेसिकली वीक था। सही बात, चॉपीनेस आ सकता है। चलिए, तो चॉपी हो सकता है। लेकिन भारतीय एयरटेल, किरण, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको, ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर कोई खबर तो आई नहीं, कमजोरी काफी हो रही है। लगता है किसी ने बड़ी शेयर बेचे हैं खुलने के साथ ही, तभी इतने बड़े स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। कोई खबर नहीं आई है जी। ब्रेकिंग न्यूज में हम खाली ये बता रहे हैं कि ये शेयर गिरा है। ये बताइए इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर से आज जो गिरावट देखने को मिली करीबन 330 लेवल्स के साथ हमने बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। और स्टॉक एकदम 1 मिनट चार्ट अगर देखते हैं तो उधर से निचले स्तरों से बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अभी के लिए तो कुछ ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। अगर हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो ट्रेडर है तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। 334 का स्टॉप लॉस 338 पे ट्रेड कर रहा है। 334 ₹4 का रिस्क लेके लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट
एक्सपेक्ट करना चाहिए? मुझे लगता है कि 344, 346 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए अभी 1-1.5 घंटे में। और दूसरी बात, निफ्टी पे ध्यान देना चाहिए, 9075 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर इसके लेवल के ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है तो सेकंड हाफ में बहुत अच्छी मूव आपको ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगी, जहां पे मेरे टारगेट्स 9125 के रहेंगे। ओके नितिन, मेटल्स में कुछ लगता है आपको शॉर्ट करने लायक? क्योंकि तमाम मेटल्स भी कमजोर तो हो रहे हैं। देखिए हिंडाल्को 2% नीचे है, टाटा स्टील नीचे है, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक। अगर शॉर्ट लेना हो तो किस में लेंगे? चलिए, मेरा व्यू शॉर्ट साइड का नहीं है, क्योंकि मेटल्स में भी कल हिंडाल्को में जिससे बाइंग थी, अभी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। बट यहाँ पे ओवरऑल निफ्टी में लग रही है कि रिकवरी आनी चाहिए, जिससे स्टॉक्स रिकवर होंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी आप ओपनिंग ट्रेड में करीब 10 मिनट में निफ्टी में करीब 5 लाख से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गए, अप्रोक्सीमेटली 2%, जो रेयरली देखा जाता है कि ओपनिंग के 15 मिनट में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो और निफ्टी नीचे से करीब 20 पॉइंट रिकवर हो गई। तो मुझे लगता है कि गैप डाउन होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि ओपन इंटरेस्ट जो ऐड हुआ है वो बाइंग का हुआ हो। तो जब तक आज का लो नहीं कटता है तब तक व्यू मंदी का नहीं होगा और हम शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। आज का लो अगर कटेगा फिर हम देखेंगे कि कहां पे शॉर्ट करना है, बट आज का लो का स्टॉप लॉस रख करके एक बार बाइंग साइड का व्यू रखें और लग रहा है कि थोड़ा रिकवरी और निफ्टी में आ सकती है। और वोकहार्ड पर क्या राय है आपकी? जिस तरह से ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वोकहार्ड पर, बागले साहब बताइए, क्या ये शेयर दरअसल बड़े मूव देता है? अगर देता है तो दिन के दौरान दे सकता है आज? क्या बैन में है? बैन में तो है, लेकिन कैश मार्केट में भी बढ़ जाता है। लेकिन कैश मार्केट में वो इंट्राडे मूव इतने नहीं आते वैसे सोचो तो। और 760 तक का मेरा व्यू है, तो आप अगर आपको लेना है बड़ी मूव के लिए खेलना, ये दिन में 100 रुपए की जो मूव देता है वो मुझे नहीं लगता है आज होगा। वो 760 के ऊपर। अच्छा, आईटी में कोई शेयर पसंद है क्या? इन्फोसिस, HCL टेक, देखिए सारे के सारे शेयर, इवन NIIT टेक्नोलॉजीज भी, टेक महिंद्रा, हेक्सावेयर, हर एक आईटी, माइंडट्री देखिए सब ऊपर है। कोई आईटी स्टॉक तो आपको अच्छा लगता हो? फ्रंट लाइन में इन्फोसिस और थोड़ा सा मतलब टेक महिंद्रा फॉलोड बाय टेक महिंद्रा, ये दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। टेक महिंद्रा का 482-83 के ऊपर निकलना जरूरी है। ओके, तो ये है राय आपके लिए। आईटी स्टॉक्स में एक्शन होता हुआ दिखा है बाजार में, लेकिन वही 9050-9075 की रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखा है। लेकिन इस बीच एक स्टॉक जो अब दिन के हाई पर आता हुआ दिखा है, हरे निशान में आया, वो है SRF। आज जो रिपोर्ट आई है यूबीएस की 1900 रुपए के लक्ष्य के साथ अब यहां पर एक्शन शुरू होता हुआ दिखा है। जी हां, देखिए ये हाईस पर आ रहा है। इस पर अपनी राय दें नितिन, क्या ये मौका है खरीदारी करने का? एसआरएफ में अपसाइड तो काफी दिखा रहा है यूबीएस की रिपोर्ट, और अब एक्शन भी शुरू होता दिख रहा है। देखिए जी, SRF हो, सीएट हो, अपोलो टायर हो, MRF हो, चारों में अभी भी आप देखेंगे तो गिरने के बाद भी सारे स्टॉक्स हाईस के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। तो ये सेक्टर में ओवरऑल काफी पोजीशंस बनी हुई है और हर डिप पे बाइंग आ रही है। SRF ये जरूर है कि टायर सेक्टर जो चला उसमें बहुत ज्यादा चला नहीं है, बट मुझे लग रहा है रिस्क वार्ड रेशियो काफी बेहतर है। यहाँ पे आप 1590 का स्टॉप लॉस रख के नितिन जी रुकिए। MRF समझ गए, मैं SRF पूछ रहा हूँ। SRF बोल रहे हैं। SRF में भी अनिल जी 1590 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। 1650 के आसपास का फर्स्ट टारगेट है और ऊपर लग रहा है कि 1680-1690 की तरफ स्टॉक मूव कर सकता है। अपोलो टायर की बात करते हैं, टायर सेक्टर का जब जिक्र हुआ है, ये स्टॉक भी देखिए क्या दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है। बागले साहब के रडार पर आया ये अभी अच्छा। खबरें तो हमने आपको बताई थी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी अब लगभग लगना तय हो चुकी है। अगले हफ्ते एक बैठक भी है सरकार की तरफ से। अपोलो टायर खरीदना चाहिए क्या बागले साहब, बताइए? इंट्राडे के लिहाज से मैं पॉजिटिव रहूंगा। मेरे लिए 206 का एक अहम लेवल है फ्यूचर्स, मार्च फ्यूचर्स में वो क्रॉस किया है, अभी 207 है, तो 205-10 का स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 212-213। आज डॉइचे बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर लग जाती है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा अपोलो टायर को और दूसरा बड़ा फायदा होगा जेके टायर को। और उन्होंने ये भी कहा है कि 17% EPS बढ़ जाएगा FY19 का और 32% बढ़ जाएगा आगे आने वाले साल का EPS। तो और अभी भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है अपोलो टायर। CLSA ने ये कहा था 2 दिन पहले। सीएट बैन में है, MRF आप ट्रेड करने के लिए बड़ा जिगर चाहिए। जी हाँ, तो बचा क्या है? अपोलो।
जो वागले साहब कह रहे दिन के लिए लॉजिकल। और जेके टायर कैश का तो कैश में इंटरेस्ट, सीएनबीसी आवास का जैकपॉट स्टॉक रह चुका है इसी। और देखिए 3.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है अपोलो टायर में। तो देखिए रबर के दाम कम हो रहे हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी, कैश डिस्काउंट्स, केरला के जो प्रोड्यूसर्स, कच्चा तेल 4 महीने के निचले स्तर पर, सब कुछ ठीक है। हम इसलिए 2 हफ्ते से कह रहे हैं कि तेजी शुरू हुई। देखिए 180 रुपए का दाम था अपोलो, 180 वाला 205 207 हो गया और अभी भी जगह है, तो करेक्शन मिले डेफिनेटली खरीदिए। इस बीच ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के बाद भी हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आपके लिए देंगे वो ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके, काम करेंगे। ब्रेक के दौरान भी आप कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक है। नौ 9,100 के नीचे निफ्टी, सेंसेक्स में करीब करीब 180 अंक की गिरावट। अब बात करते हैं एवेन्यू सुपर मार्ट्स की। जी हाँ, डीमार्ट की लिस्टिंग कल हुई और आप देखिए कोई बड़ी गिरावट नहीं है इस स्टॉक में। इतनी कमजोरी भरे बाजार में भी ये स्टॉक खड़ा हुआ है। देखिए इसे कहते हैं लीडर, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और आज भी कोई बड़ी मुनाफा वसूल नहीं हो रही। और अमरीश ने तो कह दिया था वो तो अभी बेचने वाले नहीं है शेयर को। तो अमरीश जी नहीं बेच रहे, अमरीश जी बाकी सब चीजें बेच रहे हैं, आधा पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं। अगर डीमार्ट नहीं बेचते तो उससे अंदाजा लग जाना चाहिए कि उनका इरादा क्या है। लेकिन एक और स्टॉक जिसका जिक्र सुबह हम कर रहे थे वो फिर से एक्शन में आ रहा है, इंडो काउंट। देखिए 4% मजबूत हो गया, मेरे ख्याल से वायदा कारोबार का टॉप गेनर है। जी हाँ, 4% मजबूत है, 2.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। नितिन से राय ली जाए। नितिन क्या कहेंगे आप, खरीदारी का मौका है इस काउंटर पर, इंडो काउंट में? देखिए ना जी, खरीदना चाहिए क्योंकि नॉर्मली ओपनिंग ट्रेड में इंडो काउंट में ओपन इंटरेस्ट इस तरीके से ऐड नहीं होते हैं। 4-5 दिनों से कैश मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हुए हैं और उसके बाद आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। तो मुझे लगता है 194 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 3-4 रुपए नीचे, और ऊपर टारगेट करीब करीब 210 से 215 रुपए तक के बन सकते हैं। अच्छा, पीएफसी, आरईसी, किरण, इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है? खबरें तो ये भी चल रही हैं कि महाराष्ट्र में जो बिजली के दाम है वो फिर से बढ़ जाने वाले हैं। ये बताइए, ये शेयर कमजोर बाजार में भी स्टेबल है, डिविडेंड का भी बढ़िया प्ले है, फंडामेंटल्स तो आप सब जानते ही हैं इनके, क्या चार्ट्स पर बेटर लगते हैं ये? जी पीएफसी आरईसी अगर दोनों कंपेयर करते तो आरईसी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है दोनों के कंपैरिजन में। आरईसी में कंपैरेटिवली पॉजिटिव डाइवर्जेंस इधर ज्यादा दिखाई देता है। तो आरईसी बाय करने की सलाह है। 167 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि टारगेट्स 174, 175 के देखने के मिलेंगे। पीएफसी का चार्ट भी कुछ खराब नहीं है, मुझे लगता है कि इधर भी एक बाय कैंडिडेट है। 143 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा और टारगेट्स के लिए हम 151, 153 के लेवल्स आते 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे। तो ये है राय आपके लिए। और पीएफसी देखिए आज 1.5% मजबूत भी है। पीटीसी में तेजी हो रही है। मुझे लगता है पीटीसी एक और स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है। उस पर भी राय ले लेते हैं। बिल्कुल, एक बार फंडामेंटल राय अमरीश से ली जाए पीटीसी पर। अमरीश, पसंद है आपको ये शेयर? हाँ, पीटीसी तो पसंद है। आई थिंक ऑन अ करेक्शन आई थिंक वन शुड बी लुकिंग एट बाइंग इट। इसका लंबा चार्ट देखिए, क्या जबरदस्त प्रदर्शन है। ये उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुआ है ना, उसका बड़ा फायदा पीटीसी को मिलेगा, क्योंकि देखिए 2,500 करोड़ के आसपास का जो मुझे पुरानी कैलकुलेशन याद है मन, 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें से 1,600 करोड़ तो वो छोटा पीटीसी, सही बात है, टीम में था जो पीटीसी इंडिया के, हाँ, तो दोनों को फायदा था। तो छोटा पीटीसी जो 1,600 करोड़ वाला है, यूपी में जो इनके 500 करोड़ रुपए अटके हुए हैं यूपी एसीबी से, वो क्लियर होने वाले सबसे पहले। सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर यूपी में कोई होगा तो वो पावर का होगा। इतने दबंग चीफ मिनिस्टर बने। तो ओवरऑल आई थिंक इट इज पॉजिटिव फॉर द पावर सेक्टर, क्योंकि आई मीन इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शंस आल्सो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द पावर कंपनीज आल्सो मूव्ड अप। अगर पावर सेक्टर में सबसे सस्ता स्टॉक अगर वैल्यूएशन की लिहाज से तो पीटीसी, और जिसमें 5% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, 5 से 6 रुपए डिविडेंड देता है। और अगर ये स्टॉक इस तरह से 1,500 करोड़ पीटीसी की, 1,000 से 1,500 करोड़ आपके पास इन्वेस्टमेंट है, मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं स्टॉक मुफ्त में मिल रहा है। एक बात और, देखिए सरकार जिस तरह से पावर सेक्टर को एक टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रही है, बड़े रिफॉर्म्स की बात कर रही है। आपको याद होगा सीएनबीसी आवाज ने ये खबर दी थी कि अगली कैबिनेट की बैठक में पावर कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। अच्छा, आज भी कैबिनेट की बैठक है, हालांकि आपको बता दें एजेंडा अभी हमारे सामने आया नहीं है, आते ही हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन कैबिनेट की बैठक जिस दिन होती है, हमने ये जरूर देखा है कि पावर सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, उसी होप में कि वो इवेंट हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर इस लिहाज से अगर आपको इनमें से सबसे मजबूत अगर फंडामेंटल वाला पावर सेक्टर स्टॉक चुनना है तो पीटीसी सबसे ऊपर होगा, और उसके बाद छोटा लेना है तो पीटीसी इंडिया फाइनेंस। ये 2 स्टॉक हैं
जो मुझे लगता है अच्छा एक्शन दिखा सकते हैं। इसके चार्ट पर एक बार राय ले ली जाए। बताएं किरण, क्या कहेंगे? पीटीसी इंडिया खरीदना चाहिए? पीटीसी इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है अनिल जी, करीबन 89 रुपीज 50 पैसे। ये एक बार क्रॉस कर दे, उसके बाद मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा और ये स्टॉक वापस एक बार 94 के जो रिसेंट हाईस थे वो भी क्रॉस करते नजर आएंगे। तो अभी के लिए मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, उसके ऊपर बाय करना है और फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक बार 9250 93 लेवल्स क्रॉस कर देंगे तो अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा और फिर पिछले 1-1.5 साल का अनचार्टेड टेरिटरी, उसके बाद का साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो 100 रुपए का रहेगा, जो कि 2014-15 के टॉप्स है। अच्छा नितिन जी, HDIL देखकर बताइए ये कैसा लगता है? कल के दिन भी इसने जबरदस्त मूव दिया था और जिस तरह से महाराष्ट्र ने अब रियल एस्टेट रेगुलेटर को मंजूरी दी है और भारत में सबसे पहले यही एक राज्य है जहां पर मंजूरी मिल रही है, तो कह रहे हैं कि ऐसी कंपनियां जिनके पास लैंड बैंक्स बहुत ज्यादा हैं उनको फायदा होगा। जैकॉप में देखिए क्या तेजी देखने को मिली है। क्या HDIL आज भी कमाल दिखा सकता है? क्योंकि कमजोर बाजार में जहां सेंसेक्स 200 पॉइंट नीचे है, ये शेयर आज भी देखिए इस समय भी मजबूत है। अच्छा बैन में भी नहीं है FNO के, ये शेयर का दौड़ लगाने के लिए तैयार है? देखिए डेटा वाइज तो हेमंत सब पॉजिटिव है। 3 दिनों से रेगुलर ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। इनफैक्ट कल भी हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को इसको होल्ड एंड कैरी का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। इसमें टारगेट हम लोग 85 के आसपास का लेके चल रहे हैं। इसमें 75 76 पे काफी अच्छा बेस बना है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुआ है। मुझे लगता है कि जैसे लॉट साइज बड़ा है तो यहाँ पे आप कैश में भी बाइंग करके करीब 74 का स्टॉप लॉस रख के 85 87 का शॉर्ट टर्म टारगेट इस एक्सपायरी का रख सकते हैं। बट अगर अगली एक्सपायरी में भी लें तो ओवरऑल चार्ट काफी बुलिश है। कैश मार्केट में भी वॉल्यूम्स अच्छे हुए हैं। 95 तक के टारगेट आप कैश मार्केट में यानी डिलीवरी बेस्ड बाइंग करके इस स्टॉक में रखा जा सकता है। डीमार्ट क्या देखिए भागा है नीचे से फिर से, अभी 2-3-4 रुपए नीचे था, 650 का हाई बनाया था, उसको पार किया है, तो मतलब नए हाईस की तरफ बढ़ता हुआ एवेन्यू सुपरमार्ट ये स्टॉक एक 655.90 और 656 ये है आज का हाई जो अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। चलिए वक्त है आप सभी से विदा लेने का। संदीप वागले साहब, अमरीश जी और किरण और साथी नितिन जी, आप सबका शुक्रिया CNBC से आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। कमजोर शुरुआत और उसके बाद 25 पॉइंट की रेंज में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में 9050 तोड़ता नहीं है, 9075 के ऊपर जाता नहीं। देखना होगा आगे किस तरह का डायरेक्शन मिलेगा और ये डायरेक्शन बताएंगे हमें बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब इस छोटे से ब्रेक के बाद। कमजोर है बाजार, 9060 पर निफ्टी कर रहा है कारोबार 60 अंकों के नुकसान के साथ। लगभग 200 अंक नीचे सेंसेक्स है। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% का नुकसान और बैंक निफ्टी भी नुकसान के साथ है लेकिन 250 अंक नीचे इस वक्त कारोबार करता हुआ। तो ये है इस वक्त का रुझान बाजार का। कमजोर शुरुआत होने के बाद बेहद सीमित दायरे में रिकवरी की कोशिश हो रही, टिक नहीं पा रहे हैं। तो 9070-75 के आसपास बिकवाली, 9050 के आसपास सपोर्ट, ये है रुझान। हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज अजय बग्गा साहब कार्यक्रम में शामिल हो गए। बग्गा साहब, ये खत्म हो गया क्या ट्रम्प साहब का हनीमून वहां पर अमेरिका में? लोगों को जो लग रहा था कि इनके जीतने के बाद बहुत काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, तेजी होगी, न तो टैक्स कट रहे हैं, पॉलिसी भी कोई वो इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे। कल अमेरिका गिर गया इस चक्कर में। नहीं, देखिए जो 5 महीने से मार्केट बढ़ रहा था अमेरिकी मार्केट, उसमें एक ठहराव आया है। तो थोड़ा गिरना भी अच्छा है, मार्केट को टाइम देता है कंसोलिडेट करने के लिए। अब यह है कि थर्सडे को उनकी वोटिंग है हेल्थ केयर पे और रिपब्लिकन थोड़े उनके साथ नहीं हो रहे उसमें शामिल। तो अगर 20 रिपब्लिकन भी वोट नहीं करते तो वो हार जाएंगे। ये देख के मार्केट अब ये सोच रहा है कि वो उनकी जो 3 बड़ी चीजें थी कि टैक्स रिफॉर्म लाएंगे, टैक्स में कटौती करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे और रेगुलेशंस को घटाएंगे, ये फॉलो ऑन है। उन्होंने क्या किया, इमिग्रेशन पे तो तुरंत आ गए और उसके बाद इमिग्रेशन के बाद अब ये हेल्थ केयर की तरफ आ गए। ये एक रॉन्ग मूव था मेरे ख्याल से। बहुत पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने इसमें लगा दिया और हेल्थ केयर ऐसा है कि हर एक के बहुत करीब है। तो वो अब रिपब्लिकन भी डर रहे हैं 2018 में 1/3 कांग्रेस के इलेक्शन आ जाते हैं कि अगर हम कुछ गड़बड़ कर दें। अब उनके जो बिल में है कि जो वृद्ध लोग हैं उनका बहुत हाई हो जाएगा प्रीमियम, इतना हो जाएगा कि जो $25-30 हजार साल का कमाता है उसका हेल्थ केयर प्रीमियम, और 60 साल से ऊपर है उसका हेल्थ केयर प्रीमियम $15,000 $20,000 पहुंच जाएगा, जो ओबामा में नहीं था। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो अभी चल रहा है। बट मैं कह रहा हूं ये फॉल्स एक
गिरावट आई है मार्केट में, ये मार्केट की नेचर है कि ऐसा गिरना कोई कैटलिस्ट नहीं था। ओवरऑल आप देखें मैक्रो अच्छा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, बहुत पैसा लग गया था। और तीसरी बात क्या है, फ्लोज बहुत तगड़े हैं। 131 बिलियन डॉलर ETF में आ गए पहले 2 महीने में। लास्ट ईयर के मुकाबले 5 गुना ज्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में आ रहा है ग्लोबली। तो ये कहीं नहीं जारी रैली, घबराहट की बात नहीं है। तो भारत में एक मिनट आप पूछे सवाल से पहले, जो बग्गा साहब कह रहे थे कि 20 वोट की जरूरत है रिपब्लिकन को, ठीक है, मैं अभी यही सोच रहा था, बग्गा साहब इंडियन मार्केट्स में भी इतनी पकड़ रखते हैं, ग्लोबल मार्केट्स में इतनी पकड़ रखते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स जबरदस्त समझते हैं, अमेरिका की भी समझते हैं, इतना ज्ञान का भंडार है मतलब। और अच्छा, हमारे मार्केट के शो तो करते ही हैं। जी हाँ, शाम के शो कई बार मैं देखता हूँ, पॉलिटिकल शो भी, मतलब एकदम खतरनाक ऑलराउंडर है। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में बग्गा साहब से ओपिनियन ले लो। और देखिए एक बैंकर सटीक है ना, तो बैंकर को सारे सेक्टर्स की खबर भी होती है ग्लोबल, और ये तो ग्लोबल बैंकर रह चुके हैं। सर ये दोनों तरह का इंटरेस्ट भी आपने पॉलिटिक्स और मार्केट, लोकल और ग्लोबल, ये कॉम्बिनेशन कैसे बना? थोड़ा सा उसको उधार देना होता है ना, उसको दुनिया भर की पहले सही बात है। मेरे फादर भी बैंक करते, मुझे पता है। जिसको देना होता है ना कर्ज, वो हर चीज सोच समझ के। मेरे फादर भी बैंक। हाँ, आपके तो आप समझते हैं अनिल जी, और CA भी हैं आप, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मतलब एंड में तो आपके पास ही आते हैं हम, दिल से मैं बधाई देना चाहता हूँ। मतलब इतना परफेक्ट नॉलेज, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों में मिलता है, हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों में। सही बात है। देखिए, और आज के जैसे दिन में जब घबराहट लोग फैला रहे हैं, बहुत जरूरी है कि लोगों को आके बताना कि आप वापस जाके देखिए फंडामेंटल्स और फ्लोज, उसमें कोई तब्दीली। मेरा सवाल वही था। अब FIIs के फ्लोज आने लगे हैं भारत में। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने थोड़ा बहुत हल्का किया है जरूर, लेकिन FIIs के फ्लोज के चलते भारतीय बाजारों में क्या और तेजी देखने को मिलेगी? घबराने की जरूरत तो नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत नीचे भी जाता है मार्केट, अब देखिए जिसकी गाड़ी छूटी थी कि हमने सैटरडे को इलेक्शन के नतीजे आए और ट्यूसडे को गैप अप हो गया, अब वो गैप अप मार्केट ने कवर कर लिया, नीचे आ गया फिर से। तो जो ट्यूसडे को नहीं निवेश कर पाए, साइड में बैठे थे कि गाड़ी छूटी है, वो आज आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से DIIs भी खरीद रहे थे। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो बेचते रहे हैं पिछले 2 महीने से, FII खरीद रहे हैं। अब FII का रिवर्स होगा लगता नहीं है। आप देखिए पिछले हफ्ते लगभग हर दिन $1 बिलियन एशिया में आया है, जिसमें अपने को $200-300 मिलियन आ जाते हैं। 1200-1500 करोड़ दिन के भारत में आ रहे हैं निवेश के तौर पे। तो भारत, कोरिया और ताइवान, ये 3 मार्केट हैं जहां पैसा आ रहा है, और वो हमें बदलता नहीं दिखता एटलीस्ट अगले 2-3 महीने के। आपने कोरिया शब्द बोला, मुझे अब याद आया सुबह सुबह जो खबरें आ रही थी, इससे घबराने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है कि ये जी कुछ मिसाइल्स फिर से छोड़ देंगे। आज एशिया घबराया हुआ है। जनरली एक आध घंटे की घबराहट होती है, लेकिन क्या इस बार की चिंता आपको बड़ी लगती है या इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है। रिमोट कंट्रोल चीन के पास है। अच्छा, तो उनका जो आखिरी जो प्लग लगता है ना, वो उन्होंने रखा हुआ, हर वक्त समुद्र में गिर जाता है उनका मिसाइल। टेक्नोलॉजी उनकी अभी साउथ कोरिया ने कहा भी है कि वो मिसाइल फेल हो गई है। हाँ, वापस ये भी खबर है। पता नहीं, अब वो रॉकेट है, इंडिया में तो रोज रात को लोग चला रहे होते हैं, और 30वें मंजिल के ऊपर विंडो के बाहर आके वो फटता है रॉकेट। तो पता नहीं कौन से रॉकेट है ये। ज्यादा मत सोचिए। नॉर्थ कोरिया वगैरह बहुत छोटा है, जिस दिन चाहिए चीन उसको दबा लेगा। वो एक अंडरस्टैंडिंग है पीछे से। बाकी जापानीज मार्केट वगैरह गिरते रहते हैं, जैसे वो एक आध छोड़ देते हैं रॉकेट। और कोरिया में तो मिसाइल शील्ड आ गई है। साउथ कोरिया में वो THAD थार्ड करके जो बोलते हैं, वो आ गई है ऑलरेडी, जिससे चीन काफी बिगड़ा भी है। टेक्नोलॉजी जो थी, मैं सोचता था कि पता नहीं कभी टेस्ट नहीं हुआ, वो भी आपकी टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी होगा। मैं तो बॉम्बे में अब बिल्डर्स को भी हमें देना चाहिए कि रॉकेट जो लोग छोड़ते हैं रात को विंडो के बाहर आके फटते हैं, हमारे पास आप तो 50-50 और 100 फ्लोर की बिल्डिंग्स बनने लगी हैं, इतनी हाई राइज बन रही। अच्छा, एनीवे एक चीज बताइए सर, ये घरेलू फंड जो बेच रहे हैं, क्या खाली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है? और दूसरा, FIIs खरीदारी के मूड में अभी भी पूरे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कैश में ले रहे हैं, सामने FNO में बेच रहे हैं, तो फ्लोज के लिहाज से थोड़ा सा डर लग रहा है। तो क्या वजह क्या है? क्या महंगे है बाजार इसलिए बेच रहे हैं, या ग्लोबल खराब है? मतलब वापस से खरीदारी कब शुरू होगी?
देखिए, FIs की तो खरीदारी जारी है और वो हेज करके रखते हैं, F&O में वायदा बाजार में बेच के रखते हैं ताकि बहुत नीचे ना जाए। DIIs का मुझे लगता है कि अब 30 तारीख से पहले कुछ खरीदारी आनी चाहिए। हमारा जो एनालिसिस था, लगभग 30,000 करोड़ पे म्यूचुअल फंड ही बैठे थे फरवरी के एंड में, और अब 5-6 हजार करोड़ और आ गए होंगे SIP के तौर पे, और ये ELSS फंड्स जो आते हैं, तो वो 36 से 40,000 करोड़ वो है। और जो बिकवाली किया इन्होंने पिछले 2 महीने में, क्योंकि इतना आउटफ्लो तो नहीं है, नेट इनफ्लो ही है म्यूचुअल फंड्स में, तो उसको अब एंड ऑफ द ईयर क्या 5-6% कैश बैलेंस दिखाएंगे पोर्टफोलियोज में, कि उससे पहले खरीदारी होगी? मुझे लगता है खरीदारी होगी, थोड़ी NAV मैनेजमेंट होगी, तो यहां से स्पेशली मंडे ऑनवर्ड्स थोड़ा कुछ खरीदारी आ सकती है मार्केट। ओके, तो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग से पहले थोड़ी बहुत बाइंग DIIs की तरफ से भी देखने को मिलेगी, तो अच्छी बात होगी। ये बताइए, आप कह रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए, कई लोग इंतजार कर रहे थे ये बड़े इवेंट्स निकल जाएं, उत्तर प्रदेश के चुनाव, फेड की बैठक, और ये सब निकल चुके हैं, तो अब खरीदारी करें क्या? कहां पर खरीदारी करनी चाहिए? कौन से सेक्टर्स आपको सबसे आकर्षक लगते हैं इस समय? FMCG टर्न अराउंड सेक्टर है बिल्कुल, और यूपी देखिए, मतलब 24 करोड़ लोगों के जेब में और पैसा आने वाला है, रूरल इकोनॉमी बढ़ने वाली है, तो जो भी रूरल से कनेक्टेड है वो कंजम्पशन से कनेक्टेड है, वहां पे आप फोकस रखिए। तो FMCG हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, सीमेंट जैसी कंपनियां, आज सुबह आप प्लाईवुड की बात कर रहे थे, जो भी होम कंस्ट्रक्शन के सप्लायर हैं कंपनियां, रियल एस्टेट कंपनियां मत खरीदिए, वो अनलेस वो 3-4 कंपनियां हैं जिनका इतना डेट नहीं है, बाकी सबका डेट बहुत है, बट जो सप्लायर है रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वैसी कंपनियां, सीमेंट अभी भी अच्छा लगता है, FMCG हो गया, ऑटो लगता है 2 व्हीलर में टर्न अराउंड आएगा, और 5-6 महीने में आप देखेंगे टर्न अराउंड होते हुए स्ट्रांगली 2 व्हीलर का। अगले नवंबर तक तो जो 22% गिरावट थी नवंबर की, ईयर ऑन ईयर इतनी स्ट्रांग ग्रोथ आएगी, मार्केट उसके 3-4 महीने पहले चल जाएगा, तो अच्छा टाइम है 2 व्हीलर्स को देखने का, कारों को देखने का, पैसेंजर व्हीकल, ये सब सेक्टर। और ये फार्मा बड़ा परेशान कर रहा है सर, ये रोज कुछ न कुछ नए पंगे निकलते हैं अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग कंपनी में, समझ में नहीं आता कौन सी कंपनी अच्छी कौन सी खराब है। बहुत मुश्किल है अनिल जी, और इसमें डिस्क्लोजर भी इतना अच्छा नहीं है, वो FTA की साइट में जाके ढूंढना पड़ता है, ये नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज इनको बोलें कि आप पूरा दीजिए, जो चिट्ठी आई 40 पेज की वो आप दीजिए, और ये इनसाइडर्स को पहले पता लग जाता है, वो बेच के बैठे होते हैं, तो बहुत मुश्किल है फार्मा। बट ये है कि 2-3 कंपनियों ने क्वालिटी काउंसिल्स अच्छे बना लिए हैं, जिनका अभी अप्रूवल आया है, तो वैल्यूएशन के तौर पे फार्मा अच्छा है। तो ऐसे माहौल में आप ये देखिए कि डेट ज्यादा ना हो, ज्यादा उनके सिर पे लोन ना हो, और दूसरा कि मैनेजमेंट कैसा उसका प्रोफाइल है, तीसरा कोई क्वालिटी काउंसिल बनाई है क्या, 1-2 दिग्गजों ने बनाई है जिनका अच्छा अभी मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगा। वैल्यूएशन वाइज फार्मा अच्छा है क्योंकि कोई नहीं खरीद रहा, इट्स एन अंडर ओन्ड, तो वो एक अच्छा टाइम रहता है फार्मा में घुसने का, बॉटम लग रहा है। चलिए, तो ये फार्मा में अगर आपको समझ है तो ही खरीदिए, मुश्किल है थोड़ा इस सेक्टर के शेयर पसंद करना। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और सभी सेक्टर्स पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। कमजोर है बाजार, लगभग 200 अंकों के नुकसान के साथ शुरुआत की है सेंसेक्स है, और कमजोर शुरुआत के बाद स्टेबल होने की कोशिश करते हुए बाजार। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।